हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपके साथ चर्चा की, आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे कि आज बाज़ार में क्या हुआ, किस तरीके से अभी पिछली वीडियो और इसमें कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो भी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा निफ्टी की आज शुरुआत कहाँ पे हुई। निफ्टी की शुरुआत हुई 18124। बड़े पॉजिटिव नोट के साथ आज हमारे बाज़ार खुले, क्योंकि हमारे बाज़ार कल बंद थे, यूएस के बाज़ार खुले थे और सबसे खास बात ये कि जो फ्राइडे का सेशन था यूएस का वो भी काफ़ी पॉजिटिव था। एशिया भी ठीक कर रहा था, मतलब हालांकि न्यूट्रल था क्योंकि एशिया के अंदर कुछ बाज़ार कल खुले भी थे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें यहाँ पर कि आज निफ्टी ने 18,124 पे शुरुआत की और इसके अलावा हमारे जो कुछ रिजल्ट्स थे उनका भी इंडिकेशंस आ जाना था। तो बाज़ार आज रहे एक सीमित दायरे में, कुल 79 पॉइंट्स के अंदर पूरे दिन बाज़ार चले और काफ़ी लंबे समय के बाद ये इस तरीके का एक पोज जो है मिला बाज़ार को। हालांकि एक ग्रीन कैंडल बनी और एक गैप अप ओपनिंग हुई, वो सस्टेन भी रही और ये उस रेंज में जिसकी बात जो है मोस्टली टेक्निकल एनालिस्ट कर रहे हैं कि 18,200 एक रेजिस्टेंस होगा, तो उसी के आसपास जो है रेजिस्टेंस की बात हो भी रही है। और यहाँ पर जिस तरीके की वीकनेस बनने के संकेत थे वो मिस हो गए, तो अभी बाजार ऊपर की तरफ चल रहा है। अभी भी शॉर्ट सारे नहीं कटे हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो बाजार जैसे ही डिप देगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा शॉर्ट कटे, फिर थोड़ा सा वहाँ पे कंसोलिडेट करे। और बाज़ारों के अंदर देखिएगा सबसे खास बात ये कि जो भी अभी डिप आएगी वो शायद एक बार शॉर्ट्स वाले जो है वो उनको रोक के बाज़ार को शॉर्ट कवरिंग करने के लिए। तो अभी जो है पहले तो 18,000 और फिर 17,800। हालांकि मेरा आउटलुक जो है वो आप सेम है जो 4 दिन पहले था, लेकिन अभी जो स्थिति है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आउटलुक पोजिशनल बेसिस पे हमारा वही है, तो हमने कोई ऐसा नहीं है कि अपनी कोई पोजीशंस चेंज किए, तो पोजीशंस वही हैं। और जैसे अभी इंडिकेशंस मिलेगा श्योर, तो फिर हम थोड़ा सा एग्रेसिवली भी जो है और पोजीशंस बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आज क्या चीज़ थी देखिएगा, आज ये चीज़ देखने के लिए मिली कि एक मैनेजमेंट करने की कोशिश की। आज इनहेरेंट जो स्ट्रेंथ होती है बाजार की वो नहीं थी, और वो स्ट्रेंथ जो बैंकों से आ रही थी आज बैंकों में भी ऐसा लगा कि बैंक प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं और जो ओवरसोल्ड सेक्टर हैं उनको खड़ा कर दिया जाए बाजार को टिकाने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पिछले महीने कौन सा शेयर ठुका था बताइए? इंडेक्स का, वो आज सबका लीडर था। इन्फोसिस 17.69 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन। रिलायंस की देखिएगा जो फाइनेंशियल आर्म है वो लिस्ट होने की तैयारी में हो रही है, तो वहाँ पर फैसला हो जाएगा और शायद 3 या 4 महीने में उसकी लिस्टिंग भी हो जाएगी। तो रिलायंस में वो भी प्ले हो रहा है, तो रिलायंस ने भी आज साथ दिया। HDFC लाइफ, हालांकि देखिएगा टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन हो गई हैं, ऐसा टेक्निकल एनालिसिस्ट मान रहे हैं, लेकिन फंडामेंटल बेसिस मुझे अभी भी ये वैल्यूशंस काफ़ी महंगे लगते हैं। और जिस तरीके से इनकम टैक्स के अंदर चेंजेस हुए हैं और जैसे लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, तो जो इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बेचे जाते हैं तो लोग समझदार हो रहे हैं। अभी देखिएगा टाइम लगेगा, लेकिन प्योरली जब अगर आप इंश्योरेंस बेचेंगे ना तो शायद बहुत बड़े प्रॉफिट नहीं कमा सकती इंश्योरेंस कंपनीज। लेकिन इंडिया में क्या होता है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी है नहीं, तो इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट बेची जाती है। और बहुत सारा जो प्रोडक्ट है वो इसलिए भी बेचा जाता था कि इनकम टैक्स में रिलीफ के लिए। तो मुझे लगता है कि जो HDFC लाइफ या बाकी जो इंश्योरेंस कंपनी जिन वैल्यूशंस पे ट्रेड करती हैं, अरे वो मुझे जो है समझ में नहीं आती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो इनकी एम्बेडेड वैल्यूज़ है इंश्योरेंस के बिजनेस की, उस पर वैल्यूशंस होनी चाहिए, बट मेरा तो देखिएगा कोई इंटरेस्ट है नहीं। लेकिन मुझे फिर भी ये लगती है कि ये शायद, बेशक से एनालिसिस्ट बोलेंगे टाइम वाइज या प्राइस वाइज दोनों करेक्शन ख़त्म हो गई है, बट मेरा बिलीव नहीं है अभी भी। और मैं शायद ये मानता हूँ कि ये अभी भी जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे फिर सेल ऑन राइज की कैंडिडेट बनेंगे। बट क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनीज़ के जो रिजल्ट थे वो सही थे और स्पेशली मुझे SBI लाइफ के ठीक लगे, हालांकि मेरा कोई लाइफ इंश्योरेंस में इंटरेस्ट नहीं है। और ICICI बैंक, हालांकि मेरे पास IPO के दौरान के LIC के शेयर्स पोर्टफोलियो में पड़े हुए हैं। ICICI बैंक आज नीचे से जो है संभालता हुआ नजर आया और JSW स्टील 6.18।
और उसके बाद अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था। कोटक महिंद्रा अच्छे रिजल्ट के बावजूद, क्योंकि बहुत अच्छा बिल्डअप हो रखा था, तो यहाँ पे हल्की फुल्की गिरावट देखने के लिए मिली। टाटा मोटर्स, भारती एयरटेल और सन फार्मा और ऑटो के जो नंबर्स थे ना वो इतने इंप्रेसिव नहीं थे इस बार। ये सबसे खास बात आपको बताऊँ तो टाटा मोटर्स में वीकनेस देखने के लिए मिली। और एनएससी के एडवांस डिक्लाइन रेशियो, मैं आपको बताऊं जब सुबह एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात हुई तो मैं सुबह एडवांस डिक्लाइन देख रहा था, तो एडवांस वाले शेयर्स तो मुझे याद नहीं कितने थे, पर डिक्लाइन वाले शेयर्स 460 थे खाली, और शाम होते होते 817 हो गए। तो ये समझिए आप कि जो सुबह 460 शेयर ही खाली बंदी में, तो वो शाम होते होते 800 हो गए नहीं। तो ये बताते हैं कि ऊपरी लेवल पर बड़े प्लेयर्स बड़े स्मार्टली, किसी को पता भी ना चले, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अल्लाह एफआईज का डेटा बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। लेकिन उन सब के बीच में आज अगर हम बात करें तो कहाँ से जो रिलीफ आ रहा था वो था ओएनजीसी में 3.37 का। टेक महिंद्रा देखिएगा, ये सबसे खास बात है कि जिन कंपनीज के रिजल्ट खराब है ना वो शेयर अच्छा चल रहे हैं। तो टेक महिंद्रा के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आगे की गाइडेंस इन्होंने ख़राब नहीं की है, तो जिसकी वजह से परसों भी जब रिजल्ट के बाद ये शेयर चला था, मतलब इतना नहीं गिरा जैसा ये, हालांकि इन्फोसिस के रिजल्ट के आसपास ही इनमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी। एचडीएफसी लाइफ 2.78, हिंडाल्को 2.3, हालांकि टाटा स्टील के भी रिजल्ट आए हैं, पूरे गो थ्रू तो नहीं हुआ हूँ मैं, पर ठीक है रिजल्ट। मारुति सुजुकी 2.18, टाटा स्टील 2.18, एनटीपीसी 2 और इन्फोसिस 1.97। लेकिन हैवी वेट है ना, इसलिए वेट होने की वजह से आप सबसे टॉप कंट्रीब्यूटर देख रहे थे। हीरो मोटोकॉर्प्स, ऑटो के नंबर ही खराब थे। बजाज के भी नंबर तो मुझे अच्छे नहीं लगे, बट बजाज के अंदर आज सुबह तो तेज़ी बनी हुई थी। और हीरो मोटोकॉर्प हालांकि गिरावट के साथ था। सन फार्मा में भी यूएस एफडीए की कोई न्यूज़ थी, वो नेगेटिव न्यूज़ थी, तो 1.48। अल्ट्राटेक सीमेंट के भी रिजल्ट थे, तो रिजल्ट बाजार को शायद पसंद नहीं आए। भारती एयरटेल 1.14, ब्रिटेनिया 0.96 और टाटा मोटर्स, कोटक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस और डिवीज़ लैब ये सब कमजोरी के साथ काम कर रहे थे। और मुझे लगता है कि डिवीज़ लैब अभी भी जिस तरीके के रिजल्ट पिछले बार थे, अभी भी मेरी पोजीशन इसमें बंदी की बनी हुई है। एज ए डिस्क्लोज़र मैं आपको बता दूँ, क्योंकि हमने पोजीशंस अभी भी बनाई हुई है और भी हमने एग्जिट नहीं लिया। निफ्टी बैंक 43352 ये था लेवल 118.0.27। तो ये देखिएगा आज जो खुला 43395, तो हालांकि दिन भर 400 के ऊपर रहा, लेकिन शाम होते होते बाद में 400 को तोड़ने की कवायद हुई। अब ये फाइनेंशियल निफ्टी की वजह से हुआ या बाजार को कुछ अंदेशा था। इंडिया विक्स भी हालांकि तकरीबन 9% के आसपास की तेज हुई। चार्ट की बात हम कर चुके हैं। तो एक्सिस बैंक आज 87 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, आईसीआईसीआई बैंक 83, और जो सोटी यानी कि जो स्पेशल अंडरटेकिंग ऑफ यूटीआई जो कि इसका प्रमोटर की हैसियत से था, उसने अब कम्प्लीटली एग्जिट कर लिया एक्सिस बैंक से। तो ये शायद बाजार कहेगा कि री रेटिंग का कैंडिडेट हो जाएगा, लेकिन देखते हैं बाजार क्या कहता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 42.59, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 336, और ये सब मेजर कंट्रीब्यूटर थे। उसके बाद गिरने में था कोटक महिंद्रा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। और देखिएगा, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि ये चार्ट पे दिख रहा है, लेकिन जो प्राइस एक्शन है, और मैं जितने समय से बाजार को देख रहा हूँ और स्पेशली बैंक निफ्टी को, मुझे फंडामेंटल रीजंस तो लग ही रहे हैं। देखिएगा, इंडिया में ना सबसे जिस शेयर में सबसे ज़बरदस्त ओनरशिप है, आप बताइए वो शेयर सबसे ज़्यादा ओनरशिप किसकी है? म्यूचुअल फंड्स की, एफआईआईज की, किसी से पूछ लो सब बोलेंगे एक ही शेयर। हम भी बोलते हैं शेयर गिरने के बाद, और हमने ही बोला था 1280 पे एचडीएफसी बैंक। अब मुझे एक इंट्यूशंस भी आप लगा लीजिए, प्राइस एक्शन भी लगा लीजिए, और फंडामेंटली जब एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होगा, तो मेरा अंदाजा है कि कम से कम नहीं ना तो 50,000 करोड़ से ऊपर की गुडविल रिकॉग्नाइज करेगा एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी बैंक को टेक ओवर के, एचडीएफसी लिमिटेड को टेक ओवर के समय। और डिविडेंड अगर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वो राइट ऑफ भी करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड पॉलिसी अपनी क्लियर रखेगा, तो वहाँ पे वो राइट ऑफ भी होगी, चाहे वो वन टाइम आइटम आएगा, वो हिट आएगा इनके पास, और जो इनकी खुद की बैलेंस शीट के अंदर इनकी बुक वैल्यू को बदल देगा आफ्टर द मर्जर्स। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मॉर्गन स्टैनली इंडेक्स में इसका वेट बढ़ जाएगा, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, मेरा देखिए कॉन्ट्रा व्यू है, मैं किसी को ट्रेड की बात नहीं कर रहा कि ट्रेड की बात यहाँ पे है, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है कि
HDFC बैंक 1580 रुपये तक का भाव आ सकता है। मैं यहाँ पे कम से कम मुझे 100 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा की तो कोई लिमिट होती नहीं, पर 100 से 200 रुपये, 100 तो मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आ सकती है। 1580 रुपये तक का भाव, 1560, 1580, कहीं पर भी ये भाव आने वाले 1 से 2 महीनों के दौरान हमें लगता है कि HDFC बैंक में आ सकते हैं। रीज़न मैंने आपको बताया, और इसके अलावा भी देखिएगा एक और रीज़न भी है कि जो म्यूचुअल फंड्स ओन कर रहे हैं HDFC लिमिटेड को भी HDFC बैंक को भी, वो अपना एक वेट दोनों में से किसी एक में ही तो रखेंगे। और मुझे लगता है कि ये जो है HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद ना HDFC ना एक बहुत बड़ा हाथी बन जाएगा, तो उसको चलना ना कोई आसान नहीं रहेगा। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है ना वो, क्योंकि होम लोन बुक भी इनकी बैलेंस शीट में आएगी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है मर्जर के बाद 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखने के बाद ही इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जो कि क्लियर कर देंगी कि भाई इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। लेकिन अगर आप टीवी एनालिसिस्ट को देखोगे ना, किसी को भी पूछोगे ना फंडामेंटल में, सारे लोग भाई साहब 100 में से ना 99 आदमी सब कहेंगे जी HDFC बैंक ले लो। मैं भी मानता हूँ कि ठीक है, अच्छी ग्रोथ है, सब कुछ है, लेकिन अभी मर्जर के बाद मुझे लगता है कि इसमें जो है स्टोरी बनेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है यार FIIs खरीद रहे हैं, जिन शेयर्स जिस दिन उनकी अच्छी खरीदारी होती है उस दिन HDFC बैंक में बाइंग भी हो रही होती है, तो क्या HDFC बैंक बाइंग? भैया मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो FIIs है ना, ये इन्वेस्टर से ज़्यादा ट्रेडर्स हैं आज की डेट में, और ये कैश में माल इसलिए भी खरीदते हैं बहुत बार कि ऊपर से जब ये अपनी मंदी की पोजीशंस बनाए तो जो कैश में लिए हुए शेयर्स हैं उनको छोड़ सके मंदी की पोजीशंस बनना है, अगर जो बना रखी है। तो ये लोग तेज़ी भी करते हैं। जब आप लोग बिल्कुल जो सोच लोगे कि भाई मंदी होगी, ये तेज़ी करने बैठ जाते हैं। जब आप लोग सोचते हैं कि बहुत तेज़ी होगी, ये मंदी करने बैठ जाते हैं। तो तेज़ी में मंदी का एहसास और मंदी में तेज़ी का एहसास मुझे लगता है कि FII सबसे पहले करते हैं। तो मेरा जो व्यू है, देखिएगा कॉन्ट्रा व्यू है एक HDFC बैंक के ऊपर। और आप इसमें कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं तो भैया अपने फाइनेंशियल एडवाइस चला लें। मैं दूसरे एंगल सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये शेयर्स इन्वेस्टमेंट के एंगल से लेने का मेरा मन है, लेकिन सही भाव पे, इन भाव पे नहीं। और मैंने अब आपको बता भी दिया अपने इरादे कि इसको लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने के लिए हम पहले मर्जर के बाद के 1 या 2 क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक 3.91, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक 3%, एक्सिस बैंक 1.24, फेडरल रिजर्व 1.1, पंजाब नेशनल बैंक 0.96, ये सब तेजी में थे। उसके बाद आज FIIs के डेटा देखोगे ना, आप भाई साहब ये कहोगे कि बाजार गिर ही नहीं सकता, किसी भी हाल में नहीं गिर सकता, इतनी बाइंग है। 1977 करोड़ की FIIs की बाइंग है कैश में। इंडेक्स फ्यूचर्स 1982, स्टॉक फ्यूचर्स 1411। तो बहुत समय के बाद लगातार इतने दिनों तक जो तेजी है उसको देख के बहुत लोगों को लगता है कि नहीं भाई अब तो तेजी ही होनी है। लेकिन हमने बहुत बार देखा कि इतनी बाइंग के बावजूद भी ये लोग जो है पोजीशंस ऑप्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं इन पोजीशंस को। हालांकि ऑप्शंस में बाइंग नहीं है, आज उन्होंने ऑप्शंस में भी बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की है। ये जो सेलिंग की है FIIs ने इंडेक्स ऑप्शंस में, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है। 15,000 करोड़ से ऊपर की जो है इन्होंने सेलिंग की है। तो इसमें से मुझे लगता है कि जो बहुत सारी तेज़ी वाले पोजीशंस है वो इन्होंने स्केयर ऑफ की है, उसकी कुछ हेजिंग इन्होंने फ्यूचर से कर रखी है। हालांकि पुट कॉल रेशो जो है बाजार के अंदर 1.05 है, और क्योंकि दोनों तेज़ थे तो हालांकि थोड़ी सी कम हुई है ऊपर की लेवल से अगर बात करें तो निफ्टी की भी ऊपर से कम होती हुई नजर आई है। तो जो पुट राइटर्स हैं, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो पुट तब बेचते जब उनको श्योरिटी हो कि बाजार नीचे नहीं जाएगा, तो वो पुट राइटिंग नहीं है। बट मुझे लगता है कि ना रिटेलर ने दब के पुट राइटिंग की है, क्योंकि जिनकी मंदी की पोजीशन पड़ी थी उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने तो जो काटने की कोशिश की है रिटेलर, और जिन्होंने नहीं भी काटी उन्होंने पुट बेच दिए। तो अब जो नज़दीक के पुट बेचने वाले हैं हो सकता है बाजार उनको फंसा दे। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज हालांकि 33,500 को होल्ड किए हुए और काफ़ी कुछ हो चुका है। अब ये खाली एक फैक्टर कल बनेगा, तो कल जब आप ट्रेड करें तो देख लीजिएगा अगर 33,500 के ऊपर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज टिक जाता है तो फिर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि यहीं से चला था पिछले 5 दिन में। तो वहाँ से अगर आप, लेकिन अगर ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,350 के नीचे क्लोज होता है तो फिर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। इंडिया की मार्केट में भी देखिए ब्रेंट क्रूड में क्या करेक्शन आई है 4%,
और ये जो करेक्शन आई है ये इसलिए आई है कि यूएस में रिसेशन का रिस्क गहराता हुआ जा रहा है। इसके अलावा जो छोटे बैंक्स हैं उनमें असेट्स लायबिलिटी मिसमैच की प्रॉब्लम चल रही है। अभी मैं देख रहा था कि उनके जो रीजनल बैंक्स हैं, मेरे को एग्जैक्टली अभी नाम याद नहीं है, तो 25% जो है अभी डाउन थे। 2-3 बैंक मैंने देखे थे, तो उनमें से जो सबसे ऊपर वाला बैंक था 29% जो है डाउन था आज की डेट में। तो वो जो चैलेंजेस हैं अभी असेट्स लायबिलिटी मिसमैच के बैंकों के, वो दोबारा से कारगर हो रहे हैं और हो सकता है कि ये प्रॉब्लम अभी इतनी आसान ना हो जितनी हम लोग समझ रहे हैं। तो ये थोड़ी सी सीवियरिटी ला सकती है, क्योंकि जो इंडिया के तो बाजार नहीं बता रहे, लेकिन यूएस के बाज़ारों में दिखा जा रहा है। आज एक चीज़ और है, देखिएगा 18,000 के अंदर जो कॉल राइटर थे वो वापस आ गए भाई, उन्होंने अपनी पोजीशन हटा ली और अब 18,200 की तरफ जो है कॉल राइटिंग शिफ्ट हो रही है। 18,150 18,200 पे तो बेस ऊपर की तरफ आ रहा है। और पुट राइटर्स भी 18,000 की पुट में से हटकर 18,100 पे शिफ्ट हो गए, 1,11,000। तो 18,100 को एक बेस बनाने की कोशिश की जा रही है कि तेज़ी करने वालों ने अपनी पोजीशन 18,100 पे शिफ्ट कर ली है। तो हालांकि 18,000 18,100 अभी भी एक अहम लेवल से जो है बने हुए। 17,800 इनके बाद अगर आप देखेंगे तो जो पुट राइटिंग हो रही है वो 17,800 है, क्योंकि वो टेक्निकली लेवल पे भी एक अच्छे स्पोर्ट है। तो बट ये ध्यान रखिएगा, अगर 18,000 के बाद अगर बाजार निकलता है नीचे की तरफ तो फिर सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट बुकिंग आएगी। जो लोग लंबी तेजी में बैठे हुए हैं और वो परिस्थिति में बाजार 17,800 तक आ सकता है। हालांकि कल तक तो शायद इतना संभव नहीं है, लेकिन अभी हम वेट एंड वॉच देखेंगे। हालांकि भी 18,100 पे अच्छी राइटिंग हो रखी है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी कॉल राइटिंग इन द मनी कॉल राइटिंग जो है वो बैकफुट पर आ गई है। अब जो राइटिंग हो रही है वो 43,500 पे हुई है सबसे ज़बरदस्त। तो 43,500 एक हर्डल का काम करता हुआ नज़र आना चाहिए हमारे हिसाब से। 43,000 में अनवाइंडिंग हो गई है और अनवाइंडिंग के बाद जो कॉल राइटिंग हुई है वो नज़दीक में आ गई है 43,400, 43,300, 43,200 की तरफ। बट इतनी एग्रेसिव नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। लेकिन 43,000 के ऊपर अब जब बाजार आया है तो ऊपरी लेवल्स पर पुट राइटिंग हो रही है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि जो लेवल्स होंगे वो 43,000 और 43,500 के बीच में ही होंगे कल। और जिधर ही बाजार टूटता है तो वहाँ पे 100-200 पॉइंट का मूव हो रहा सकता है नीचे की तरफ। मुझे लगता है कि 43,000 टूटेगा तो 42,800 भी आ सकता है। 42,800 एक बहुत अच्छी क्रूशल स्पोर्ट है। वो भी ये जो बाजार पहले भी यहाँ से घूम के गया था तब भी 42,800 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लेवल्स थे। तो 42,700 और 800 के बीच में जैसे ही बाजार जाएगा वहाँ पर आपको एकदम जो है बाइंग देखने के लिए मिलेगी, या बाजार वहाँ पे पोज करेगा अगर वहाँ जाते हैं तो। बट अभी जो रेंज है वो 43,500 है। ऊपर की तरफ मुझे ज़्यादा स्कोप लग नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि बाज़ारों में अब शॉर्ट्स भी कम हो गए हैं। जो शॉर्ट कवरिंग की जो उम्मीद थी वो में ज़्यादातर लोगों ने अपने शॉर्ट काट लिए हैं। तो हो सकता है कि शॉर्ट काटने के लिए बाजार थोड़ा सा नीचे आए, और जब शॉर्ट एक दिन में नहीं कटेंगे तो हो सकता है कि शॉर्ट एक दिन में ना कटे। तो लेकिन नीचे के बाज़ारों में जो शॉर्ट्स बचे हुए हैं थोड़े बहुत वो भी अभी कटेंगे, और फिर उसके बाद मुझे लगता है बड़े प्लेयर्स कहीं यहीं से ना मंदी बना ले। लेकिन अभी जो है जनरली इस तरीके की परिस्थिति में थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है बाजार। लेकिन अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर यूएस से कोई गंभीर खबरें आने लग गई तो फिर देखिएगा 43,000 भी टूट जाएगा। तो ये जो चर्चा है ये आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।